नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रिया टून्स में। यदि आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में अटूट आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की हमारी कहानी बेहद प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा पाप का कारण बनती है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की इस रोचक और शिक्षाप्रद कहानी। बुढ़ापे में इंसान अपनी जिंदगी के फैसलों पर नजर डालता है और सोचता है कि क्या उसने सही किया था, क्या उसने जो प्यार और संस्कार अपनी औलाद को दिए उसका प्रतिफल उसे मिला, क्या बुढ़ापे में उसकी देखभाल उसी तरह हो रही है जैसी उसने अपने माता पिता की थी। यह कहानी एक बुजुर्ग पिता रघुनाथ प्रसाद की है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए हर सुख सुविधा जुटाई। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हुए तो क्या उन्होंने अपने पिता को वही सम्मान और देखभाल दी? क्या उनकी उम्मीदें पूरी हुईं या वे एक दर्दनाक सच्चाई से रूबरू हुए? इस कहानी में हम देखेंगे कि जब माता पिता बच्चों से कुछ उम्मीदें करते हैं तो क्या होता है, और जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होती तो जिंदगी कैसे करवट लेती है। बचपन से ही रघुनाथ प्रसाद ने अपने बच्चों के लिए हर संभव त्याग किया था। वह एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने परिवार को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उनकी पत्नी सुनीता एक गृहिणी थी जो अपने घर को एक मंदिर की तरह संभालती थी। उनके दो बेटे अमित और विनय और एक बेटी सुमन थी। रघुनाथ प्रसाद का मानना था कि अच्छी परवरिश और संस्कार ही बच्चों को सही राह पर ले जाते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा, यहाँ तक कि अपने शौक, अपनी खुशियों को भी पीछे छोड़ दिया ताकि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंच गए। अमित एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बन गया, विनय विदेश चला गया और सुमन की शादी एक अच्छे घर में हो गई। माता पिता को लगा कि अब उनकी जिंदगी आराम से कटेगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन सुबह की चाय पीते हुए रघुनाथ प्रसाद ने देखा कि उनका छोटा बेटा विनय वीडियो कॉल पर था। पापा, अब तो आप अकेले रहते हो, क्यों न इस घर को बेचकर हमारे पास आ जाएं? विनय ने कहा। रघुनाथ जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, यह सिर्फ एक मकान नहीं, तुम्हारे बचपन की यादों का मंदिर है, इसे कैसे छोड़ दूं? लेकिन विनय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए यह बस एक संपत्ति थी जिसे बेचना और पैसों में बदलना ही समझदारी थी। अमित ने भी धीरे धीरे घर आना कम कर दिया था। बहू को यह पसंद नहीं था कि सास ससुर उनके साथ ज्यादा समय बिताएं। वह किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल देती। रघुनाथ जी को यह एहसास होने लगा कि उनके अपने ही बच्चे अब उनसे दूर जा चुके हैं। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी उम्मीदों को पूरी तरह तोड़ दिया। रघुनाथ प्रसाद उस दिन बहुत देर तक बरामदे में बैठे रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। घर के कोने कोने में अपने बच्चों की हंसी की गूंज उन्हें सुनाई देने लगी थी। कभी वे उन्हीं कमरों में दौड़ते भागते शरारतें करते थे, अब वही बच्चे इस घर को बेचने की बातें कर रहे थे। रात को सुनीता ने जब देखा कि रघुनाथ जी के चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें थीं, तो वह धीरे से बोली, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यही कि क्या हमने ही अपने बच्चों को इतना स्वार्थी बना दिया। रघुनाथ जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। सुनीता भी चुप हो गई। वह जानती थी कि अब उनके बच्चे पहले जैसे नहीं रहे। कुछ दिन बाद अमित के बेटे का जन्मदिन था। रघुनाथ प्रसाद और सुनीता बहुत उत्साहित थे। उन्होंने तय किया कि वे खुद जाकर पोते को आशीर्वाद देंगे। सुबह सुबह वे तैयार होकर अमित के घर पहुंचे। दरवाजे की घंटी बजाई तो बहू ने दरवाजा खोला। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर झूठी मुस्कान आई। अरे पापा, आप बिना बताए आ गए। हाँ बेटा, सोचा पोते को आशीर्वाद देने आ जाएं। अमित सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था। उसने बिना भावनाएं दिखाए कहा, पापा, आपने पहले बता दिया होता तो हम कोई और प्लान न बनाते। आज तो हमने अपने दोस्तों को बुलाया है। रघुनाथ जी को समझ आ गया कि वे यहाँ जरूरी नहीं थे। उन्होंने सुनीता की ओर देखा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, बस पोते से मिल लेते हैं, फिर चलते हैं। थोड़ी देर बाद जब पोते को गिफ्ट दिया तो बहू ने धीरे से कहा, पापा, आप लोग इतना महंगा गिफ्ट क्यों लाते हैं? अब आपकी उम्र आराम करने की है, पैसे बचाइए। रघुनाथ जी ने दर्द भरी मुस्कान दी और बोले, बेटा, जब हम कुछ नहीं देते तब भी शिकायत होती है, और जब देते हैं तब भी।
कुछ देर बाद वे घर लौट आए। रास्ते में सुनीता के आंसू नहीं रुक रहे थे। क्या हम अब इन लोगों के लिए बोझ बन गए हैं? उसने सिसकते हुए पूछा। शायद हाँ, रघुनाथ जी ने उदास स्वर में कहा। समय बीतता गया। रघुनाथ जी ने अब अपने बच्चों से कोई उम्मीद रखना बंद कर दिया था। उन्होंने अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय खोल लिया, जहां वे गांव के बच्चों को पढ़ाते। उनका समय अब इन्हीं बच्चों के साथ बीतने लगा, लेकिन किस्मत ने अभी भी उनके लिए कुछ और इम्तिहान रखे थे। एक दिन अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी हो गई है और सर्जरी करानी पड़ेगी। अमित और विनय को जब यह खबर मिली तो उन्होंने केवल फोन पर चिंता जताई, लेकिन किसी ने भी घर आकर देखने की जरूरत नहीं समझी। पापा, हॉस्पिटल के खर्चे की चिंता मत कीजिए, हम ऑनलाइन पैसे भिजवा देंगे, विनय ने कहा। रघुनाथ जी का दिल टूट गया। उन्हें पैसों की नहीं, अपनों की जरूरत थी। सुनीता ने आंखों में आंसू लिए कहा, हमने जिन बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, आज वही हमें अकेला छोड़ रहे हैं। कुछ महीनों बाद रघुनाथ जी धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे। अब उन्होंने फैसला किया कि वे अपने बुढ़ापे के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने पुराने दोस्त हरिहर बाबू से बात की। हरिहर बाबू भी उसी हाल में थे। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे अपने गांव में एक वृद्धाश्रम बनाएंगे, जहां ऐसे बुजुर्गों को सहारा मिलेगा जिन्हें उनके अपनों ने ठुकरा दिया है। धीरे धीरे गांव के और बुजुर्ग भी उनके साथ जुड़ने लगे। रघुनाथ प्रसाद और उनके दोस्त हरिहर बाबू ने वृद्धाश्रम खोलने का संकल्प कर लिया था, लेकिन इसके लिए जमीन और पैसे की जरूरत थी। गांव के कुछ लोगों ने उनकी मदद करने का वादा किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। रघुनाथ जी ने अपना पुराना घर गिरवी रखने का विचार किया, लेकिन सुनीता ने विरोध किया। यह घर हमारे बच्चों की यादों से जुड़ा है, इसे किसी और के हाथों में कैसे दे सकते हो? रघुनाथ जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब बच्चे ही हमें भूल गए तो उनकी यादों को संजोने का क्या फायदा? कई महीनों की मेहनत के बाद गांव के किनारे एक छोटी सी जमीन पर वृद्धाश्रम बनना शुरू हो गया। गांव के कुछ युवा भी इसमें मदद करने लगे। कुछ लोग पुराने फर्नीचर, कुछ कपड़े और कुछ राशन लेकर आए। धीरे धीरे यह जगह उन बुजुर्गों का सहारा बन गई जिन्हें उनके अपनों ने ठुकरा दिया था। इसी बीच एक दिन अचानक अमित का फोन आया। पापा, आपसे जरूरी बात करनी है। रघुनाथ जी को लगा कि शायद अमित को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अगले ही पल उनके सारे भ्रम टूट गए। पापा, मैंने सुना है कि आप अपने घर को वृद्धाश्रम बनाने वाले हैं। हाँ बेटा, जब अपने ही छोड़ दें तो दूसरों के लिए कुछ करना ही सही है, रघुनाथ जी ने शांत स्वर में कहा। अमित की आवाज में चिंता थी, लेकिन अपने पिता के लिए नहीं, बल्कि संपत्ति के लिए। लेकिन पापा, ये घर तो हमारा भी है, इस पर हमारा हक है। रघुनाथ जी ठहाका मारकर हंस पड़े। हक? जब मैंने जिंदगी भर तुम लोगों के लिए मेहनत की, तब किसी ने मेरे हक की बात नहीं की, और आज तुम्हें अपने हक की याद आ रही है। अमित झेप गया, लेकिन फिर भी बोला, पापा, हम आपको वृद्धाश्रम में रहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आ जाइए। रघुनाथ जी को पता था कि यह सिर्फ संपत्ति बचाने के लिए कहा जा रहा है। नहीं बेटा, मैं अब वहीं रहूंगा जहां मेरी कद्र है। फोन कट गया। सुनीता ने रघुनाथ जी को देखा और कहा, क्या हम सच में सही कर रहे हैं? हाँ, अब समय आ गया है कि हम अपने लिए जिएं। कुछ हफ्ते बाद विनय भी भारत लौटा। वह सीधे गांव पहुंचा और बिना बताए पिता के घर आ गया। पापा, मैं आपकी मदद करने आया हूं, उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा। रघुनाथ जी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। कैसी मदद? मैं चाहता हूं कि आप यह वृद्धाश्रम न बनाएं, इससे हमारी इज्जत खराब हो रही है। लोग कहेंगे कि हमने अपने माता पिता को छोड़ दिया। रघुनाथ जी ने विनय की आंखों में देखा और बोले, बेटा, लोगों की चिंता तुम्हें अब क्यों सताने लगी? विनय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से कागज निकाले और कहा, पापा, मैं चाहता हूं कि आप इस घर को मेरे नाम कर दें। मैं इसे रेनोवेट करूंगा और यहाँ एक बड़ा गेस्ट हाउस बनवाऊंगा। आप यहीं रह सकते हैं, लेकिन वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं है। रघुनाथ जी का दिल बैठ गया। उनके बेटे को उनकी नहीं, बल्कि पैसों की फिक्र थी। नहीं विनय, यह घर अब सिर्फ मेरा नहीं, उन सबका है जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया है। विनय गुस्से में घर से चला गया। वृद्धाश्रम अब लगभग बन चुका था। वहां कई बुजुर्ग रहने भी लगे थे। हरिहर बाबू और गांव के युवा उनका ख्याल रखते थे। रघुनाथ जी को पहली बार ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी में कोई मकसद है। लेकिन तभी एक रात कुछ गुंडे वृद्धाश्रम में घुस आए। उन्होंने वहां तोड़फोड़ की, सामान फेंका और धमकी दी। ये जगह जल्द ही खाली करनी होगी, वरना अंजाम बुरा।
होगा। हरिहर बाबू डर गए, लेकिन रघुनाथ जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ ही दिनों बाद पता चला कि गुंडों को विनय ने भेजा था। रघुनाथ जी ने एक बार फिर अपने बेटे को फोन किया। क्यों किया तुमने ये सब पापा? आप जिद छोड़ दीजिए, ये घर हमारा है। अगर आप इसे हमें नहीं देंगे तो हम आपको मजबूर कर देंगे। रघुनाथ प्रसाद को अब यकीन हो गया था कि उनके बेटे उनकी भावनाओं की कद्र नहीं करते। जिस विनय और अमित के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही अब उन्हें उनकी ही जमीन से बेदखल करने की साजिश रच रहे थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यह लड़ाई अब मेरी अकेले की नहीं है, उन्होंने सुनीता से कहा। यह उन सभी बुजुर्गों की लड़ाई है जिन्हें उनके अपनों ने ठुकरा दिया है। हरिहर बाबू ने भी उनका साथ देने का वादा किया। गांव के कुछ लोग भी उनके समर्थन में आ गए, लेकिन विनय और अमित इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। कुछ दिनों बाद रघुनाथ जी को कोर्ट से एक नोटिस मिला। उसमें लिखा था कि अमित और विनय ने उनके खिलाफ केस कर दिया है। वे कह रहे हैं कि आप वृद्धाश्रम के नाम पर उनकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। हरिहर बाबू ने चिंता जताते हुए कहा। रघुनाथ जी ने कागजों को ध्यान से देखा और बोले, इस घर को बनाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी। यह घर मेरा है, ना कि उनकी जायदाद। वे इसे हक कह रहे हैं, लेकिन जब मैं बीमार था तब यही हक कहाँ था। लेकिन अमित और विनय को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपने पिता को कोर्ट में घसीटने के लिए तैयार थे। जब गांव के लोगों को यह बात पता चली तो उनमें से कई बुजुर्ग और युवा रघुनाथ जी के समर्थन में खड़े हो गए। रघु काका, ये घर आपका है, आपने इसे अपने खून पसीने से बनाया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट तक आपके साथ चलेंगे, गांव के एक युवा रमेश ने कहा। धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि कैसे रघुनाथ जी के बेटे अपने ही पिता के खिलाफ केस कर रहे हैं। लोग अब खुलकर उनकी आलोचना करने लगे। एक दिन जब अमित और विनय गांव आए तो उन्हें लोगों की नजरों में अपने लिए तिरस्कार दिखा। देखो, ये वे बेटे हैं जो अपने पिता को ही बेघर करना चाहते हैं, एक बुजुर्ग ने कहा। ऐसे बच्चों को तो समाज में जगह ही नहीं मिलनी चाहिए, दूसरे ने जोड़ा। गांव में हर तरफ उन्हीं की चर्चा थी। यह सब देखकर अमित और विनय तिलमिला गए। विनय ने गुस्से में कहा, पापा, आप यह सब नाटक बंद करिए। आखिर आपको इस उम्र में यह सब करने की जरूरत ही क्या है? रघुनाथ जी ने शांत स्वर में कहा, मुझे अब जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। मैंने तुम दोनों की जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन अब मैं उन लोगों के लिए जीना चाहता हूँ जिन्हें वास्तव में सहारे की जरूरत है। अमित ने गुस्से में मुकदमा वापस लेने की धमकी दी, लेकिन रघुनाथ जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन जब रघुनाथ जी वृद्धाश्रम के आंगन में बैठे थे तो अचानक एक कार आकर रुकी। उसमें से एक महिला उतरी। वह कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी सुमन थी। पापा, वह दौड़ती हुई आई और उनके गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा, मुझे नहीं पता था कि भैया लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। मैंने सुना और मुझे बहुत बुरा लगा। रघुनाथ जी की आंखों में नमी थी। बेटी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। सुमन ने मां के पैर छुए और बोली, मैं आप दोनों को लेने आई हूं, अब आप मेरे साथ चलिए। लेकिन रघुनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारा प्यार देखकर दिल को बहुत सुकून मिला, लेकिन अब मेरा जीवन यही है। सुमन ने जिद की, लेकिन रघुनाथ जी तस से मस नहीं हुए। इधर अमित और विनय की छवि गांव में पूरी तरह खराब हो गई थी। वे जहां भी जाते लोग उन्हें ताने मारते। पैसे के लिए अपने ही माता पिता के खिलाफ केस कर दिया। शर्म नहीं आई। ये सब सुन सुनकर वे अब डरने लगे थे कि कहीं उनकी नौकरी और समाज में इज्जत न चली जाए। आखिरकार एक दिन दोनों ने कोर्ट से केस वापस ले लिया, लेकिन जब वे पिता से माफी मांगने आए तो रघुनाथ जी का जवाब वही था, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जब मैंने तुम्हें चाहा तब तुमने मुझे ठुकरा दिया। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अमित और विनय ने सिर झुका लिया। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने अपने लालच में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। कुछ ही महीनों में वृद्धाश्रम और बड़ा हो गया। गांव के कई बुजुर्ग वहां रहने लगे। वे अब अकेले नहीं थे बल्कि एक परिवार के साथ थे। रघुनाथ जी अब अपने दिन बच्चों को पढ़ाने, गांव के लोगों के साथ बातचीत करने और अपने जैसे बुजुर्गों के साथ समय बिताने में लगाते। सुनीता ने भी अब यह मान लिया था कि यह उनका नया परिवार था। हमने अपना परिवार खो दिया, लेकिन बदले में हमें बहुत बड़ा परिवार मिल गया, उन्होंने एक दिन मुस्कुराकर कहा। रघुनाथ जी ने वृद्धाश्रम के आंगन में खड़े होकर चारों तरफ देखा। उनकी आंखों में संतोष था।
वृद्धाश्रम अब सिर्फ एक आश्रय स्थल नहीं रहा था, बल्कि एक आंदोलन बन गया था। गांव के कई बुजुर्ग जिन्हें उनके परिवार ने त्याग दिया था, अब यहां आकर बसने लगे। रघुनाथ प्रसाद और सुनीता ने पूरे मन से इन्हें अपनाया और धीरे धीरे यह जगह एक बड़े परिवार की तरह बन गई। लेकिन संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अमित और विनय ने भले ही केस वापस ले लिया हो, लेकिन उनकी नाराजगी अब भी बनी हुई थी। उन्होंने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलकर वृद्धाश्रम को बंद करवाने की साजिश रची। पिताजी ने जो किया वह सही नहीं है, विनय ने एक स्थानीय नेता रमाकांत तिवारी से कहा। उन्होंने हमारी पैतृक संपत्ति को दूसरों के लिए दान कर दिया और अब पूरा गांव हमें गलत समझ रहा है। हमें कुछ करना होगा। रमाकांत तिवारी, जो स्वयं एक स्वार्थी और लालची व्यक्ति था, ने इसका लाभ उठाने की योजना बनाई। अगर ये वृद्धाश्रम बंद हो जाए तो तुम्हारी छवि भी सुधर सकती है, उसने कहा। इसके लिए हमें कानूनी रास्ता अपनाना होगा। कुछ ही दिनों में वृद्धाश्रम को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। एक सरकारी अधिकारी ने वृद्धाश्रम को नोटिस भेजा कि यह संपत्ति अवैध रूप से संचालित हो रही है और इसे खाली किया जाना चाहिए। यह तो सरासर अन्याय है। हरिहर बाबू ने गुस्से में कहा, यह संपत्ति तो रघुनाथ जी की है। उन्होंने इसे दान नहीं किया, बल्कि इसमें बुजुर्गों को शरण दी है। रघुनाथ जी को जब यह पता चला तो वे चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थे। अगर हमें न्याय पाना है तो हमें लड़ना होगा, उन्होंने कहा। हम अदालत तक जाएंगे और साबित करेंगे कि यह घर हमारी मेहनत की कमाई है। गांव के लोग साथ आए। रघुनाथ जी और उनके वृद्धाश्रम के समर्थन में गांव के कई लोग खड़े हो गए। हम गवाही देंगे कि यह घर रघुनाथ काका का है और उन्होंने इसे अपने खून पसीने से बनाया है, रमेश ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ विनय और अमित ने कई सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर मामले को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की। वे चाहते थे कि वृद्धाश्रम को जबरदस्ती खाली करवा दिया जाए। जब सुमन को यह सब पता चला तो वह तुरंत गांव आई। भैया, आप लोग क्या कर रहे हैं? उसने गुस्से में पूछा। पापा ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और अब जब उन्हें सहारे की जरूरत है तो आप उनके खिलाफ लड़ रहे हो। तुम्हें समझना चाहिए सुमन, अमित ने कहा। यह सिर्फ पापा की जिद है। हमें यह संपत्ति चाहिए। अगर तुम्हें सिर्फ संपत्ति चाहिए तो ले लो, सुमन ने कहा। लेकिन याद रखना, तुमने अपने ही पिता को छोड़ दिया है। वृद्धाश्रम के भविष्य का फैसला अब कोर्ट में होना था। रघुनाथ जी ने एक अच्छे वकील को हायर किया और अपने पक्ष में सबूत जुटाने लगे। गांव के कई लोग उनके समर्थन में खड़े हुए। दूसरी ओर विनय और अमित ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हम साबित कर देंगे कि यह संपत्ति हमारी है, उन्होंने कहा। लेकिन जब कोर्ट में गवाहों की गवाही हुई तो तस्वीर बदलने लगी। गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने रघुनाथ जी के पक्ष में गवाही दी। अगर यह घर रघुनाथ जी का नहीं होता तो क्या वे हमें यहाँ शरण देते? एक बुजुर्ग ने कोर्ट में कहा। हमने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को बनाने में लगा दी, एक और गवाह ने कहा। कोर्ट ने जब सारे सबूतों और गवाहों को सुना तो फैसला रघुनाथ जी के पक्ष में आया। यह संपत्ति पूरी तरह से रघुनाथ प्रसाद की है और वृद्धाश्रम का संचालन जारी रहेगा, जज ने कहा। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग खुशी से झूम उठे। रघु काका ने फिर से न्याय पा लिया। किसी ने कहा। विनय और अमित के चेहरे पर निराशा थी। हमने सब कुछ खो दिया, विनय ने कहा। नहीं, अमित ने गहरी सांस ली। हमने अपने पिता को खो दिया और इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट के फैसले के बाद वृद्धाश्रम को और भी अधिक समर्थन मिलने लगा। गांव के कई संपन्न लोगों ने इसमें योगदान देना शुरू कर दिया। सुमन ने भी फैसला किया कि वह अब अपने माता पिता के साथ अधिक समय बिताएगी। मैं अब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी पापा, उसने कहा। रघुनाथ जी मुस्कुराए। बेटी, तुम हमारे लिए हो, लेकिन अब हमारा परिवार बहुत बड़ा हो चुका है। वृद्धाश्रम में अब और भी लोग आने लगे। कुछ युवा भी यहाँ आकर बुजुर्गों की सेवा करने लगे। रघुनाथ जी ने वृद्धाश्रम के आंगन में खड़े होकर चारों तरफ देखा। उनकी आंखों में संतोष था, लेकिन वे जानते थे कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। समय की धारा निरंतर बह रही थी। वृद्धाश्रम का नाम अब पूरे जिले में फैल चुका था। रघुनाथ जी ने इस स्थान को केवल एक शरण स्थली नहीं, बल्कि एक आंदोलन में तब्दील कर दिया था। इसने न केवल गांव बल्कि आसपास के इलाकों में भी वृद्धों के प्रति जागरूकता और सम्मान की भावना जगाई थी। लेकिन विनय और अमित की शर्मिंदगी और अफसोस भी अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ था
और इस फैसले ने न केवल उनकी छवि को धूमिल किया, बल्कि उनके खुद के अंदर एक गहरे पछतावे का बीज बो दिया था। वे अब समझने लगे थे कि जो उन्होंने किया वह न केवल गलत था, बल्कि उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को दुख पहुंचाया था। कुछ महीने बाद विनय और अमित ने अपने पिता से मिलने का फैसला किया। दोनों भाइयों के दिलों में अब एक बदलाव था, लेकिन यह बदलाव उनके आत्मसम्मान और अहंकार से ऊपर नहीं उठ पाया था। वे यह चाहते थे कि रघुनाथ जी उन्हें माफ कर दें और शायद कुछ हद तक उनकी ओर से अपनी गलती की स्वीकारोक्ति भी हो जाए, ताकि वे समाज में फिर से सम्मान पा सकें। पापा, विनय ने नजरें झुकाए हुए कहा, हमने जो किया वह गलत था। हमें अब एहसास हुआ कि हमने किस तरह से आपको और माँ को तड़पाया। हम अपने किए पर बहुत पछता रहे हैं। अमित ने भी सिर झुकाया, हमें माफ कर दीजिए पापा। हम जानते हैं कि हम कभी आपके विश्वास के काबिल नहीं रहे, लेकिन अब हम बदल चुके हैं। हम फिर से आपकी जिंदगी में हिस्सा बनना चाहते हैं। रघुनाथ जी ने कुछ देर तक दोनों भाइयों को चुपचाप देखा। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों ने जो किया उसका पछतावा मुझे देख रहा है, लेकिन तुम्हारी गलती केवल तुम्हारी नहीं है। यह हमारी पूरी सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था का दोष है, जो हमें सिखाती है कि प्यार और देखभाल का मूल्य तब समझो जब वह खो दिया जाए। तुम दोनों ने जो किया उससे मेरे दिल में एक खालीपन आ गया था, लेकिन अब यह भी जान गया हूं कि तुम्हारी गलती से ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं तुम्हें सिखा पाता तो शायद तुम इस रास्ते पर नहीं जाते। विनय और अमित के आंसू पिघलने लगे। वे दोनों घुटनों के बल बैठ गए। पापा, क्या हम फिर से इस घर का हिस्सा बन सकते हैं? रघुनाथ जी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से मुस्कुराए। हम सब गलतियां करते हैं बेटों, लेकिन अगर तुम सच में अपना रास्ता बदल चुके हो तो इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। यह घर हमारे प्यार का है और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोनों इसे सचमुच समझोगे। इस घटना के बाद रघुनाथ जी का दिल भी हल्का हुआ। उनका विश्वास फिर से अपने बेटों में वापस लौट आया, लेकिन एक और बड़ा बदलाव उनके भीतर आ चुका था। उन्होंने अब वृद्धाश्रम को न केवल एक आश्रय स्थल बल्कि एक समाज सेवा का केंद्र बना दिया था। वह चाहते थे कि यहाँ आने वाले बुजुर्ग न केवल शारीरिक रूप से सुरक्षित महसूस करें, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बने। इसमें उन्होंने गांव के युवाओं को भी शामिल किया। कुछ युवा अब वृद्धाश्रम में काम करने आ गए थे। वे न केवल बुजुर्गों की सेवा करते, बल्कि उनके साथ मिलकर उन्हें प्रेरित भी करते थे। रघुनाथ जी का मानना था कि यह एक नया प्रकार का परिवार बन सकता है, जिसमें बुजुर्ग और युवा आपस में एक दूसरे की मदद करें। सुमन भी अब वृद्धाश्रम में अधिक समय बिताने लगी। उसने रघुनाथ जी के साथ मिलकर न केवल प्रशासनिक कार्यों में मदद की, बल्कि समाज में वृद्धों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए। वृद्धाश्रम में अब कई बुजुर्ग रहने आए थे जिनके पास परिवार नहीं था। वहां पर उनकी देखभाल न केवल रघुनाथ जी और सुनीता करते थे, बल्कि सभी गांव वाले भी इसमें अपना योगदान देने लगे थे। यह जगह अब एक परिवार की तरह बन चुकी थी, जहां सभी बुजुर्ग अपने अनुभवों को साझा करते और एक दूसरे की मदद करते थे। कुछ साल बाद जब रघुनाथ जी वृद्धाश्रम में बैठकर गांव के लोगों से बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने सुनीता से कहा, हमने जो शुरू किया था वह अब आकार ले चुका है। यह घर अब सचमुच एक परिवार बन गया है। सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ रघु जी, इस जगह ने जो प्यार और सम्मान पाया है वह असल में आपके द्वारा दिखाए गए रास्ते का नतीजा है। आपने हमें यह सिखाया कि असल में परिवार वह नहीं है जो खून से जुड़ा हो, बल्कि वह है जो सच्चे दिल से एक दूसरे का साथ देता है। रघुनाथ जी ने सुनीता की ओर देखा और उनकी आंखों में संतोष की झलक थी। जीवन में जो खो दिया वह कभी वापस नहीं आता, लेकिन जो पाया वह सच्चा होता है। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन आज मुझे सुकून मिला है। अब मैं जानता हूं कि बुजुर्गों के पास केवल अनुभव नहीं होते, बल्कि वे हमें वह प्यार और देखभाल देने की क्षमता भी रखते हैं जिसे समाज अक्सर नजरअंदाज करता है। यह कहानी एक संघर्ष, एक परिवार और एक बदलाव की थी। रघुनाथ जी ने अपने जीवन में वह किया जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था, न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति के लिए जो अकेला था और जिसे सहारे की आवश्यकता थी। वृद्धाश्रम अब केवल एक शरण स्थल नहीं था, बल्कि एक मिसाल बन चुका था कि कैसे समाज में बदलाव लाया जा सकता है अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाएं। रघुनाथ जी की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई एक सीख है और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
अंत में प्यार और सम्मान ही वह मूल्य है जो हमेशा हमें एक साथ जोड़ते हैं, और यही वह चीज थी जिसने रघुनाथ जी को उनके संघर्ष में विजयी बनाया। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा प्राप्त करेंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।